Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very nice and you all have gone through my all the three chapters of economics. This is the chapter 4. This is the official last chapter of the class 10th economics. After this chapter there is one more chapter, that is the consumer rights, but that chapter will not come in your board papers. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए है क्योंकि काफ़ी कुछ समझने के लिए इसके अंदर. देयर फॉर व्हाट आई विल डू, आई विल मेक 2 or 3 videos of these chapters. I will divide it in the different parts so that you can understand one and every concept of this chapter. Therefore, try to understand each and everything, and let's begin the chapter today. So the name of this chapter is Globalization and the Indian Economy. And I am 100% aware that you all have gone through my all the lectures. तो आपको इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में ऑलमोस्ट जानकारी हो गई होगी इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियोज़. अगर आप लोग अब तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में जाएं, सोशल साइंस क्लास 10th के लेक्चर्स में जाएं, चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीटली पहले देख लें, आपको इंडियन इकोनॉमी का आइडिया आ जाएगा. फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशंस. ग्लोबलाइजेशन की बातें करेंगे तो मैं आपको कंटेंट बताता हूं और आपको चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, बिकॉज डे टू डे लाइफ में ये आपके आसपास सब कुछ दिखता है बट आपको चीज़ें समझ में इतनी नहीं आती होगी. जब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. इसके अलावा कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए नए होंगे, तो आपको एक एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी. आप बुक्स के थ्रू उसके बाद जा सकते हैं. यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, 1 by 1 लाइन आपको कंप्लीटली समझ आएगा, बट यू हैव टू लिसन ऑल दी वीडियोज वेरी केयरफुली. तो आप उनको सुने फर्स्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी. तो ये नया नहीं है एक्चुअली, बट 1990s के बाद थोड़ा ये पिकअप में आई है, थोड़ा तेज हुआ है रफ्तार. बट ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबलाइजेशन नया है. अंग्रेजों के टाइम में भी हमारे यहाँ से कॉटन वगैरह वो लोग लेके जाया करते थे, बट व्हाट वाज द थिंग कि वो रॉ मटेरियल्स वहाँ पे लेके जाते थे और जो फिनिश्ड गुड होता था वो हमारे यहाँ बेचा करते थे. तो पहले दो बातें आप समझें. वन इज इम्पोर्ट, इन दोनों को समझ ले बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल इन दिस चैप्टर. एंड सेकेंड इज एक्सपोर्ट. आप ये दोनों वर्ड हर जगह सुनते भी होंगे. व्हाट इज इम्पोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स सपोज हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ कंट्री इंडिया. तो इंडिया एक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, ये हमारा इंडिया का लोकेशन है. तो वाट एवर द गुड्स सर्विसेज एनीथिंग जो बाहर से हमारी तरफ आएगा, लिसन केयरफुली, वाट एवर द थिंग्स, गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी, वाट एवर थिंग्स, whatever will come from outside to our country, that will be import to us. Clear है? And the things, whatever the things like technology, whatever the goods services जो भी है, जो हमारे कंट्री से बाहर की तरफ जाता है, हम जो दूसरे देशों में भेजते हैं, यूएसए में, रसिया में, ईरान में, इराक में, चाइना में, दैट इज एक्सपोर्ट. वन इज इम्पोर्ट, सेकेंड इज एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स इन, आना, एक्सपोर्ट मीन्स आउट. क्लियर है? ये दोनों आपको यूज होगा हमेशा. देयरफॉर आई फेल्ट दैट आपको ये चीज़ें पहले ही बता दूं. इंपोर्ट मीन्स जो चीज़ें हम बाहर से, बाहर के देशों से अपने यहाँ मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट्स मीन जो हमारे यहाँ से बाहर के देशों में जाता है, दैट इज द एक्सपोर्ट. तो ये बेसिक थिंग जो आपको बताना था. तो ये ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी क्या चीज़ है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो व्हाट इज, पहले आपको मैं कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ जो हमारे देश में काम करते हैं, तब तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी. आपने कुछ कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको, अमेजन, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, सोनी, एचपी, एप्पल. तो आपको इतने सारे कंपनी का मैंने नाम बताया, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि ये कंपनी कौन सी है, नहीं है. तो ये ग्लोबलाइजेशन इसी से लिंक्ड है, जिसके बारे में आपको आगे और भी डिटेल्स में बताऊंगा. तो बेसिकली इस चैप्टर्स में अपने को पढ़ना क्या है, तो ये ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली यू हैव टू डील विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एमएनसी, डिफरेंट टाइप ऑफ एमएनसी, दैट इज द मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. तो ये एमएनसी क्या होते हैं इसके बारे में आपको स्टडी करना है. व्हाट इज दिस एमएनसी,
मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये कंप्लीट चैप्टर विल बी डिपेंड्स अपॉन दिस ओनली। तो आपको एमएनसी का मैं डेफिनेशंस भी बताऊंगा और एमएनसीज के डिफरेंट डिफरेंट पहलू को आप जानेंगे इस चैप्टर्स में। तो ये एमएनसीज जो होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, what is the content of this chapter is, one is we have to know about MNC, how it works, इनके क्या क्या वेज हैं, और इस MNC के थ्रू किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश को आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स, फॉरेन मीन्स जो अपने देश से बाहर है वो हमारे लिए फॉरेन हो गया। इंडिया को छोड़कर जो भी देश बाहर है मीन्स विदेश, दूसरा देश, इट मीन्स फॉरेन। एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स पूंजी, पूंजी लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। तो दैट इज ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, किस तरह से फॉरेन ट्रेड हुआ करती है हमारे देश के अंदर, दैट यू हैव टू स्टडी। फॉरेन ट्रेड, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस इन्वेस्टमेंट एंड दिस ट्रेड, आई विल टेल यू अबाउट इट ऑल्सो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन्स सिंपली व्यापार करना, इन्वेस्टमेंट मीन्स पूंजी लगाना। क्लियर है, मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। First of all, I am going to tell you the content. We have to study about different MNCs. MNC के अंदर आपको पढ़ना है कि MNCs क्या वर्क करती है, MNCs क्यों आती है किसी भी देश के अंदर, how MNC will set up their companies, MNC किस किस तरीके से किसी भी देश के अंदर पैसा लगाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन ट्रेड होते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है वो भी समझेंगे, व्हाट इज दिस ग्लोबलाइजेशन, और बाद में इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसके निगेटिव इफेक्ट क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि इन सारे ट्रेड को चलाने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो कि इस चीज को डील करती है। जैसे क्लाइमेट से डील करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने आजकल WHO का काफी नाम सुना होगा, बिकॉज आफ्टर दिस पेंडेमिक कोरोना के टाइम पे WHO काफी फेमस हुआ है, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये टेक केयर करती है पूरे हर देश का, तो दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन द सिमिलर मैनर क्या इस ट्रेड को देखने के लिए ग्लोबल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट ऑल्सो, दैट इज द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे WHO है वैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो स्टडी अबाउट WTO। एंड इन द फाइनल वी विल अंडरस्टैंड कि ये फॉरेन ट्रेड हमारे लिए अच्छा है बुरा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा है बुरा है, इसके बारे में और भी हम लोग कंक्लूजन लेंगे। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, देयरफॉर वीडियो विल बी लॉन्गर। आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 or 3 वीडियोस सो दैट एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। आपको आई थिंक दैट कंटेंट समझ में आ गया होगा इस चैप्टर्स का क्या है। तो मैं आपको पहले ये चीजें बताता हूं कि ये क्यों हमने पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बारे में क्यों जानना स्टार्ट किया है। तो आप अभी के टाइम पे आप देखते होंगे, चाहे तो आप जो कपड़ा पहनते हो क्लॉथ्स की बात करें, इफ आई विल टॉक अबाउट द मोबाइल फोन्स, ये की काफ़ी बेसिक थिंग है, ये मोबाइल की बातें सुनते ही आपके अंदर स्माइल आ जाती है और आप चीज़ों को भी अच्छे से समझते हो। जैसे मोबाइल के अंदर आपको याद होगा, काफ़ी पुराना बात नहीं बताता हूँ, थोड़े ही दिन, आज से 10 साल पहले की बात बताता हूँ। हमारे टाइम पे जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पे एक नोकिया कंपनी थी जो कि काफ़ी फेमस थी, और उस टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। बट आज के टाइम पे आप देखते हो कि मोबाइल कंपनियों की भरमार है। आपके पास नोकिया तो काफ़ी पीछे हो गया, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, एप्पल है, डिफरेंट डिफरेंट इतने कंपनी, रियलमी टू, वन प्लस, इतने सारे कंपनीज है कि नाम भी याद नहीं है बहुत सारे। तो ये मोबाइल कंपनीज आप देखते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसी तरह से 4 व्हीलर की बात करें तो पहले एम्बेसडर्स वगैरह ज़्यादा चला करते थे, बट आज के टाइम पे आपको रोड पे इतनी सारी गाड़ियां मिलती है कि आपको नाम भी नहीं याद, आपके मॉडल नहीं, आपको हर दिन हर 6 मंथ्स पे 4 5 6 मॉडल नए नए लॉन्च होते हैं। क्लॉथ्स की बात करें, इतनी सारी कंपनियां हो गई है, पीटर इंग्लैंड है, कीलर है, रेड एंड टेलर है, इतनी सारी कंपनियां हो गई है, इतने सारे कंपनीज हैं कि अब ये जो कंपनीज आपको दिख रहा है, इट मीन्स दैट देयर हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशन इन द मार्केट। ये क्या हुआ मार्केट के अंदर, ईयर बाय ईयर क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले का जमाना गया जिस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, क्यों नहीं हुआ करते थे, क्यों ये चीज आगे हम लोग बातें करेंगे। बट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। आज के टाइम पे आपको इतने सारे अलग अलग कंपनीज, ब्रांड, ये सभी मिलते हैं, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस वजह से आया है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है। तो बेसिकली आपको अगर ग्लोबलाइजेशन आपको समझना हुआ तो पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दे देता हूं,
देन आफ्टर वी विल स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट एमएनसीज। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर ही है तो आपको पहले ये डेफिनेशन समझ लो, आगे तो आएगा ही आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज सिंपली द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस, जिसमें कि मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस का किस किस तरह के चीजों का एक्सचेंजेस, इट मीन्स दैट स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, सामान का, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं हर चीज को रिलेट कर रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मीन्स ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर चीजों का मूवमेंट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है ऑल ओवर द प्लैनेट्स, देन दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आपको चीजों का मूवमेंट एंड एक्सचेंजेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, कल्चरल प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान। इट मीन्स दैट पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर इन चीजों का आदान प्रदान शुरू हो जाए तो दैट इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, देयर विल बी इंक्रीज इन द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। आपको आज के टाइम पे क्या है कि आप इंडिया के अंदर जो चीजें हैं वो यहीं तक सीमित नहीं रह गई है, अब तो फेसबुक के थ्रू इंडिया से लोग अफ्रीका, यूरोप, कहाँ कहाँ ना फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो यही इंटरनेट का देखो कम्युनिकेशंस कितना डेवलप हो चुका है कि आप यहाँ से अमेरिका, फ्रांस, इटली, कहीं भी आप आपस में बातचीत करते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ये सभी क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। इसके थ्रू आप मूवमेंट और एक्सचेंजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आदान प्रदान शुरू हुआ है, तो इट विल इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही डिफरेंट एमएनसी कंपनियां एस्टैब्लिश होना स्टार्ट की है। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एमएनसीज कंपनी आई है, तो वो क्या चीजें मैं डील कर रहा हूं वो मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कंट्रीज की बातें हो ना कि कंट्री की बातें हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एमएनसी, देन मैं आपको बताऊंगा कि ये एमएनसी जो यहाँ पर दूसरे दूसरे देशों में आती है वो क्यों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया एक देश है, इंडिया देश के बाहर जो भी कंपनी वो फॉरेनर्स हो गई। इसी तरह से चाइना एक देश है, चाइना को छोड़कर जो भी कंट्रीज उसके अलावा होगी वो उसके लिए फॉरेनर्स हो जाएगी। यूएसए कंट्री के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका को छोड़कर जो भी होंगे वो भी फॉरेनर है। इट मीन्स दैट ये मत समझो कि हमारे लिए अमेरिका ही फॉरेन है, अमेरिका के लिए हम भी फॉरेनर हैं। तो बोथ आर वाइस वर्सा, अगर हम उसके लिए फॉरेनर हुए तो हम भी उनके लिए फॉरेनर होंगे। तो दिस इज एमएनसी। एमएनसी इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनी। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। A MNC is a company that owns or control production in more than one nation. ये definitions याद रखें। This is a company that owns or control production in one more than one nation. It means that एक nation या एक से अधिक nations में कंपनियां, जो भी कंपनियां उसको ओन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, that is known as MNC. It means that ये सिर्फ लिमिट नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, ऑन करने के लिए। किसी भी चीज़ों को बनने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज एक मोबाइल फ़ोन बनना है या मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नीडेड कि उसके लिए डिज़ाइन क्या होगा। सेकेंड इज रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। इट मीन्स दैट फॉर द प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, देन देयर विल बी द असेंबली ऑफ दिस फोन्स। आफ्टर असेंबलिंग देयर शुड बी द सेलिंग ऑफ दिस फोन वर्ल्ड वाइड। अलग अलग देशों में ये मोबाइल को फोन को बेचना है। तो लगता है एक सिंपल, एक मोबाइल फोन लगता है सिंपल, ये मोबाइल फोन है, बट इसको बनने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिज़ाइन बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका प्रोडक्शन होना है, बाद में वो बिकना है बाहर में। तो ये एमएनसी कंपनी ऐसी कंपनी आज होती है, समझने की कोशिश करिए। एमएनसी कंपनी ऐसी कंपनी है जो एक से ज़्यादा नेशंस में ओन करती है और कंट्रोल करती है। और लगा हुआ, इट मीन्स दैट वो कंपनी कहीं भी हो सकती है, उसका प्रोडक्शन कहीं हो सकता है, उसकी डिजाइनिंग कहीं भी हो सकती है, उसका सेलिंग कहीं भी हो सकता है। ये मत आप समझे कि सब एक जगह बन करके बेचने को ही एमएनसी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से मंगाएगी, उसका असेंबली कहीं और होगा। कई सारे ऐसे आप लैपटॉप देखो डेल वगैरह में, असेंबल्ड इन चाइना,
ठीक है ना। बट इसका मतलब अब उसका रॉ मटेरियल कहीं और से आता हो सकता है वो कहीं और से आए, उसका हो सकता है प्रोडक्शन कहीं और हुआ हो सकता है असेंबली कहीं और हुआ हो सकता है वो बिक्री कहीं और हो रहा हो। तो दिस इज द एमएनसी, इट मीन्स दैट दिस कंपनी विल ओन और कंट्रोल्स द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशंस। तो दिस इज नॉन एज एमएनसी, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं, बहुत सारी कंपनी जो कि एमएनसी कहलाती है। नो द थिंग कि ये एमएनसी ये काम क्यों शुरू की है कि अलग अलग नेशंस में एस्टेब्लिश करने की कोशिश। तो द बेसिकली द मोटो है सब कुछ में क्या है, देश की इकोनॉमी का मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड ये चीज आप गेस कर सकते हैं इन चीजों को। इट मीन्स दैट those goods and services which are produced globally, what is the main motto behind it? Main motto is to reduce the क्या कॉस्ट। वो किसी भी चीजों के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये धंधा करती है एमएनसी कंपनियां। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज देयर इज अ मटेरियल इन विच यूएसए के अंदर वो डिजाइन उसका बना, इट मीन्स दैट डिपेंडिंग अपॉन दी रिसोर्सेज, कई सारी ऐसे देश हैं जहां पर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं किस चीज़ रॉ मटेरियल्स के लिए। सपोज इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मेडिसिन आपको पता होगा, आप सुने होंगे कि वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन अ लॉट टू अदर कंट्रीज। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि हमारे यहाँ उनका रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। इसी तरह से आपने चाइना को देखा होगा कि काफ़ी डेवलप्ड है। इसका आपको रीज़न मालूम है? द फर्स्ट रीजन की वहां पर एक तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेक्टर है, सेकेंड सेक्टर जो है आपका काफ़ी वहां पर इंप्रूव्ड है। द अदर थिंग इज क्या, कई सारे तो ऐसे रॉ मटेरियल्स जो कि चाइना को छोड़कर कहीं पर अवेलेबल भी नहीं है। डेट्स वाई चाइना को अपने अंदर गुमान और घमंड है इतना कि चाहे इंडिया वाले रिश्ता तोड़ दे कि उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दे, वो टिक ही जाएंगे। एक्चुअली आप उनके स्टडी को जाओगे वो टिक जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर रॉ मटेरियल्स का भंडार है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। तो ये एमएनसी कंपनियां ऐसे ही अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। इट मीन्स दैट सपोज कोई ऐसा मटेरियल जो कि यूएसए में डिजाइन हुआ है, चाइना में वो प्रोड्यूस्ड हुआ है और इंडिया में कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स काफी डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है, इसके भी कुछ रीजन है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। बट सिंपली आप समझे इंडिया के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड करती है। जितने भी कॉल सेंटर है, बीपीओज केपीओज कई सारे हैं आप देश के अंदर, बेंगलोर में, नोएडा में, पुणे में, मुंबई में, हर जगह पूरे वर्ल्ड इंडिया में हर जगह सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं हर कंपनीज के। हाँ, सर्विस सेंटर्स आपने सुना होगा। व्हाई दिस सर्विस सेंटर हैज बीन मेड इन इंडिया? टू रिड्यूस द कॉस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा है, इजीली उनको अवेलेबल हो जाते हैं, उनसे उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से चाइना के अंदर अगर उनको लेबर कॉस्ट कम पड़ता है, प्रोडक्शन कम पड़ता है, तो हो सकता है कि अमेरिका की कोई कंपनी हो, वो चाइना में जाके वहाँ के लेबर को यूज करके इंडिया में सर्विस सेंटर बना करके खुद का डिजाइन देती हो। समझ रहे चीजों को ना? यूएसए की कई सारी कंपनियां ऐसी हो सकती है कि डिजाइन वो यूएसए का यूज कर अपने कंट्री का यूज करती होगी, बट वो लेबर के लिए पहुंचती है चाइना के पास। चाइना में जब अपनी कंपनी लगाए, वो अपना चाइना में लगा रखी है कंपनी को, वहां से वो लेबर को लेती है और बाद में सर्विस सेंटर इंडिया, जो भी अमेजन के अंदर आप फोन करो वो इंडिया में जाएगा, क्योंकि इंडिया में कॉल सेंटर सर्विस सेंटर्स के वजह से उनको कॉस्ट रिड्यूस होता है। तो बेसिकली द थिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब क्या होगा कि ये कॉस्ट, ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो प्रोड्यूस्ड कहीं हो रही है, डिजाइन कहीं पर हो रही है, कॉल सेंटर कहीं पर है, बट उनका काम चल रहा है। तो ये होता है एमएनसी, दिस इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। दिस इज बेसिकली द थिंग आपको जानने की जरूरत है। सपोज मेनी थिंग्स दैट चाइना दे विल मैन्युफैक्चर, बिकॉज चाइना ऐसा देश है जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है कई सारे कंट्री, कई सारे कंपनीज का। आपको मालूम होगा अभी कि आफ्टर दिस कोरोना वायरस many of the companies have told that I am not going to reside in China। वो वहां से उठ के अलग अलग कंट्रीज में अब आ रही है। इसका मतलब वहां पर पहले से थी ना, क्यों थी? रीजन क्या था? रीजन यही था कि वहां पर वो चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती थी उनको, और प्लस उनका कॉस्ट भी रिड्यूस होता था वहां पर। डेट्स वाई दे वेर इन द चाइना। सेकेंड थिंग, कई सारे आपको मालूम होगा कई सारे कंपनीज आप देखते होंगे वो मेक्सिको या यूरोप की साइड से होती है।
क्यों? क्योंकि उनका क्लोजनेस टू मार्केट ज़्यादा है, वहाँ से उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो इसलिए वो वहीं की कंपनियाँ। इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड इंजीनियर्स मिलते हैं, थोड़े इंग्लिश स्पीकिंग यूथ्स भी हैं, तो इसलिए कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का यूज करते हैं वो लोग, चाहे अमेजन हो या कोई भी बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनीज हो। तो दिस इज द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसीलिए ये एमएनसीज की बातें होती है। और ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम पे आया है, आप देखो ये कॉल सेंटर का एग्जांपल है, देखो इंडिया के अंदर ये बेंगलुरु का है, जहाँ पर कि अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, ये यूथ वगैरह सब इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, सबके सब वर्क करते हैं। इट मीन्स दैट एमएनसी का मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एमएनसी वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एमएनसी, ये एमएनसी होता क्या, व्हाट इज द डेफिनेशंस, व्हाट इज द मेन फंडा ऑफ दिस एमएनसी, वो समझने की कोशिश करें। एंड दिस इज द न्यू, नॉट न्यू थिंग, पहले भी बिफोर कमिंग अप ऑफ एमएनसीज ऑल्सो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। क्या होती थी कि अपने देश के अंदर वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, अपने देश के अंदर ही बेची। ग्लोबलाइजेशन के पहले क्या था कि अब ये चीज़ें क्यों आई, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी डेवलप्ड नेशंस थे उनका ये दिमाग का ये यूज है। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक्चुअल क्या है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या है, चलता किन का है, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस का। और बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस किन से चलते हैं, वहाँ की कंपनीज से। दोज आर द थिंग्स, वहाँ की कंपनीज क्या है, सपोज यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ये सभी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज थे। तो वो लोग अपना माल खुद प्रोड्यूस करके अपने मार्केट को तो कवर कर ही लिए थे। बट धीरे धीरे टाइम के साथ उनको ये रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो हमारे देश में ही सिर्फ बिक रहा है, इसको क्या है बाहर की तरफ बेचो और हमारा कॉस्ट भी थोड़ा रिड्यूस होगा। दैट्स वाई दीज ऑल कंसेप्ट्स केम इन द पिक्चर, और हमारे देश के अंदर भी डेवलपमेंट होगा इससे। आपको मैं बताऊंगा कि क्या फायदा है इसका। दैट्स वाई ये काफी प्रचलन में आया। बट बिफोर दिस एमएनसी व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द सिनेरियो, द प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड जो हुआ करता था हमारे देश के अंदर भी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, यू नो डैट जितने भी रॉ मटेरियल्स हुआ करते थे वो सब के सब इंडिया से वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर से आया वो वर्ड आ गया, एक्सपोर्ट करते थे, बाहर जाते थे यहाँ से। कौन से मटेरियल्स, कॉटन वगैरह, आपने अंग्रेज हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा कि जितने मसाले, स्पाइसेस, कॉटन, ये सभी इंडिया देश से वो लेके जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, और बाद में फिनिश्ड गुड को इंडिया के मार्केट में आके बेचा करते थे। पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिक्री ज़्यादा है, बेचो। So that was the thing before this MNCs. So in this example, what you have understood in this complete content, what you understood, this MNC means multinational corporations will belong to more than one nations. Why they will belong to more than one nations? इसका मतलब वो एक से ज़्यादा देशों में होंगे। और अब ये चीज़ों कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो कि जरूरी नहीं है कि एक ही देश के अंदर प्रोडक्शन भी होगा, उनका डिज़ाइन भी तैयार होगा और सेलिंग भी वही होगी। एमएनसी के अंदर ये हो सकता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, ईमेल का ज़माना है, अब तो कई सारे ऐसे हैं कि चीज़ों मतलब हवाई जहाज़ का ज़माना है, अब आपको ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो चुका है। तो अब क्या होता है, एक जगह प्रोड्यूस करो, एक जगह से डिज़ाइन वो लेती है, एक जगह उसको बेचती है, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस एमएनसी हैव डेवलप्ड मोर एंड मोर। तो यही रीजन है कि एमएनसी का फंडा आया था, आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ग्लोबली प्रोड्यूस्ड होता है, एंड प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। इट मीन्स दैट वो डिपेंड करेगा कि कहाँ किस लोकेशन पर उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, सस्ता अवेलेबल होगा। ऑन व्हाट लोकेशंस दे विल गेट द इजी डिजाइंस, वेरी एट लो कॉस्ट डिजाइंस, किस जगह पर वो चीज़ों को मार्केट में बेच सकते हैं इजीली, किस जगह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो इन सभी कंसेप्ट के ऊपर ये एमएनसी वर्क करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी, इट मीन्स दैट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड वाइड, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज दिस एमएनसीज, एंड बेसिकली आपको व्हाट इज एमएनसी समझ में आया अभी। ये एमएनसी वर्क कैसे करती है, उनके क्या क्या रोल होते हैं, किस तरह से वो अपने मार्केट को एस्टेब्लिश करती है पूरे ग्लोबल लेवल पर, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। एंड ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई थिंक दैट ये चीज़ों को समझने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 वीडियोज यू विल नीडेड ऑन दिस चैप्टर्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको चीज़ें अच्छे से समझना आएगी बुक्स के थ्रू। तो मेरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बिकॉज दिस इज लास्ट चैप्टर, हमारी कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट वी आई एम गोइंग टू अलॉन्ग विथ इट, मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूंगा आपका, और क्लास 9 से वो शुरू, क्योंकि बेस वहीं से है आपका। तो लोकेशन ऑफ इंडिया आपको आएगा, वो ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा आपको, और फिजिक्स वगैरह भी रह गया है। तो धीरे धीरे वी आर गोइंग वन बाय वन। तो दिस आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ये एमएनसी जो आती है वो एमएनसी क्या होता है, इनका मेन पर्पस क्या होता है आने का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ दिस एमएनसी वर्क्स,
किस तरह से वो काम करती है, किस किस मेथड से वो देश के अंदर आती है। आप हमारे देश की कंट्री का एग्जांपल लेके मैं आपको सभी चीज़ समझाऊंगा। बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेन ट्रेड, किस तरह से व्यापार होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। then we are going to talk about globalizations, what are the different factors that will help the globalizations. Then we are going to talk about WTO. Then we are going to talk about different advantages and disadvantages of this MNCs and this foreign investment and everything. I think that everything is very clear to you. So that's all for today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.